gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on. तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। इस कहानी के बारे में सिर्फ उससे पहले ये बताना चाहता हूँ कि कानून में मैं पहले भी कह चुका हूँ, भूत प्रेत आत्माओं इन सब का कोई मतलब, कोई रोल नहीं है, सिर्फ सबूत के बिना पर चलता है। लेकिन आज की कहानी में एक शख्स जो कातिल है वो बार बार अदालत को ये बताता है कि कत्ल तो मैंने किया, लेकिन ये कत्ल मैंने होशो हवास में नहीं किया, बल्कि किसी ने मुझे मजबूर किया। कोई था जो मेरे दिमाग में घुस गया, कोई था जो मेरे शरीर के अंदर दाखिल हुआ, कोई था जो मुझसे वो सब करवाना चाहता था जो मैं करना नहीं चाहता था, और उसी के इन्फ्लुएंस में, उसी के दबाव में मैंने एक नहीं बल्कि 6 कत्ल किए। अब अदालत के सामने मुश्किल ये कि कातिल खड़ा होकर इकरार जुर्म कर रहा है। वो कह रहा है कि हाँ मैंने 6 कत्ल किए, लेकिन साथ ही दलील दे रहा है कि 6 के 6 कत्ल मैंने अपने होशो हवास में नहीं किए, बल्कि किसी ने मुझसे करवाया, एक ऐसी शक्ति ने, ऐसी ताकत ने जिसको मैं देख भी नहीं सकता था। तो अब कोर्ट क्या करे? फिर भी कोर्ट को तो फैसला सुनाना था, कोर्ट ने अपना फैसला भी सुनाया। आज की कहानी करीब 48-50 साल पुरानी है। कहानी अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी की है। कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने अपने माँ बाप, 2 भाई और 2 बहन, यानी एक ही घर में रहने वाले 6 लोगों का कत्लेआम किया। बात 13 नवंबर 1974 की सुबह की है। 13 नवंबर 1974 लॉस एंजलिस में एक जगह है लॉन्ग आइलैंड। इसी लॉन्ग आइलैंड में एक 112 ओशन एवेन्यू, इसमें एक घर है और इस घर का नाम है एमिटीविले हाउस। इस घर में कुल 7 लोग रहा करते थे। घर के मालिक, जिनका नाम था रोनाल्ड जूनियर, बल्कि रोनाल्ड उनकी वाइफ, तो रोनाल्ड उनकी वाइफ, 3 बेटे और 2 बेटियां, कुल मिलाकर 7 लोग। और इन सब की जो उम्र थी, उनमें सबसे बड़ा बेटा था रोनाल्ड जूनियर, जिसकी उम्र थी 23 साल। इसके अलावा डॉन 18 साल का, एलिसन सिस्टर 13 साल की, मार्क 12 साल और जॉन मैथ्यू 9 साल। तो ये तमाम लोग एक साथ इसी घर में रहते थे। वाइफ का नाम लुईस था, लुई। तो रोनाल्ड और लुई के कुल 5 बच्चे थे और यहाँ पे 1965 से रह रहे थे इस हाउस में, जो एमिटीविले हाउस है। ठीक ठाक रोनाल्ड का अपना बिजनेस, कारोबार, घर गृहस्थी सब सही चल रही थी, बच्चे सब पढ़ लिख रहे थे। लेकिन रोनाल्ड शुरू से ही थोड़ा सा शरारती किस्म का था। 23 साल उम्र हो गई थी, काम वाम करता नहीं था, बार में जाकर शराब पीना, पिता के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता, बल्कि कई बार उसने पिता को धमकी भी दी कि मैं आपको मार दूंगा। माँ उसे समझाती रहती थी, बाकी भाई बहन सब ठीक थे। 1974 13 नवंबर की सुबह करीब 6:30 बजे रोनाल्ड घर के पास ही उसके एक बार है, जिस बार में वो अक्सर जाया करता है। वो सुबह 6:30 बजे उस बार के पास जाता है। बार रात भर खुली भी। वहाँ जाकर वो कहता है कि शायद मेरे घर में मेरे माँ बाप को किसी ने गोली मार दी है, तो क्या कोई हेल्प करेगा? अब वहाँ चूँकि सब जानते थे रोनाल्ड को कि पास में ही बार है, पास में ही घर है, और वो अक्सर आता था। और इत्तेफाक से उस रात भी, यानी कि 13 नवंबर से पहले 12 नवंबर की रात भी वो बार में आया था, बल्कि शाम को, और 6:30 बजे निकला था। तो सुबह वो 6:30 बजे 13 नवंबर की बार के लोगों को ये बताता है। जैसे ही वो, कुछ लोग उसको जानते थे, वो उसके साथ चलते हैं उसकी हेल्प के लिए। वो वहाँ पहुँचता है। घर के अंदर जब लोग दाखिल होते हैं तो उनकी चीखें निकल जाती हैं। घर में रोनाल्ड के फादर और मदर की लाश थी और बाकी 4 और लाशें थी जो उसकी भाई बहनों की थी। उन्हीं में से एक शख्स वहीं से फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है, पुलिस को बुलाता है, बताता है कि इस घर में 6 लाशें हैं। पुलिस की टीम मौके पर आती है। घर का मंजर बेहद डरावना था, चारों तरफ खून ही खून, और देखकर पहली नज़र में ये लग रहा था कि हर एक को शायद नींद में गोली मारी गई है। लाश को उठाकर अस्पताल भेजा जाता है और सबसे पहले पुलिस घर के इकलौते जिंदा बचे शख्स यानी रोनाल्ड जूनियर को थाने में लाती है और प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि उन्हें डर था कि किसी हिटमैन का ये काम है जिसकी इस घर से दुश्मनी है, और उस हिटमैन ने सबको मार दिया। अब इकलौता जिंदा शख्स बचा है, इकलौता जो लास्ट बेटा रोनाल्ड, तो कहीं इसकी जान को खतरा ना हो, तो पुलिस ने उसे प्रोटेक्शन देकर पुलिस स्टेशन में रखा।
और फिर उससे सारी कहानी पूछी। उसने बताया कि मैं रात को आया, सो रहा था, और उसके बाद अचानक मेरी सुबह आँख खुली तो मैंने देखा। फिर मैं भाग कर गया, घबरा गया, बाहर गए, अपने दोस्तों को बताया, वो लोग आए, फिर आपको पुलिस को खबर की। अब पुलिस को यही खतरा था कि शायद रोनेल की भी जान जा सकती है, जो हिटमैन ने मारा है वो इसको भी नहीं छोड़ेगा, तो उसको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। इस दौरान में पुलिस की अब जांच शुरू होती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि रोनेल के माँ और बाप, इन दोनों को सिर्फ 2 गोलियां मारी गई थी। बाकी सभी भाई बहनों को, 2 भाई और 2 बहनों को सिंगल गोली मारी गई थी। ये तमाम गोलियां .35 कैलिबर के राइफल से चलाई गई थी। और जो लाशें मिली जिस तरीके से बेड पे, उसमें यह था कि 4 बच्चे जो उलट पुलट कर औंधे मुंह सो रहे हैं, तो वैसे ही थे। तो कहीं बिस्तर पर सिलवटों के निशान नहीं, कहीं कोई स्कल्फ लड़ाई झगड़े की कोई सबूत नहीं। ऐसा लगा लाशों को देखकर कि सभी नींद में थे और नींद में ही इन्हें गोली मारी गई। तो ये क्लियर हुआ, रिवॉल्वर से बल्कि राइफल से गोली मारी गई, ये भी हो गया क्लियर। लेकिन पुलिस को हैरानी इस बात की थी कि कुल मिलाकर उस घर में उस रात 8 और 4 12 राउंड गोलियां चली। 2 गोलियां रोनेल के माँ बाप को और 1 गोलियां उसके 4 भाई बहनों को। तो किसी पड़ोसी ने, किसी को फायर शॉट की आवाज़ नहीं आई। और ये बड़ा अजीब था, राइफल की आवाज़ बड़ी तेज़ आती है। पड़ोसियों से जब पूछताछ हुई तो पता चला कि नहीं, उन्हें किसी को भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। सिर्फ उनके घर में भौंकते हुए उस कुत्ते की आवाज़ जरूर सुनाई दी थी। घर से कोई सामान भी गायब नहीं था, बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन ये था कि हर एक को नींद में गोली मारी गई है, कि रिवॉल्वर राइफल से गोली मारी गई है। अब ये सारी चीज़ें चल रही थी। इधर पुलिस स्टेशन में प्रोटेक्शन में रोनेल लगातार बयान दे रहा, और पुलिस को फिर लगा कि ये बार बार अपने बयान बदल रहा है। अब पुलिस को रोनेल पे ही शक हो गया, क्योंकि घर में इकलौता वही जिंदा क्यों बचा। घर में कोई फोर्सफुल एंट्री नहीं थी, घर से कोई चीज़ चोरी नहीं हुई, किसी और पड़ोसी और किसी ने कुछ देखा नहीं। तब सारी जो शक की सुई थी वो रोनेल की तरफ घूम गई। अब पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू किया। थोड़ी देर के बाद रोनेल ने कहा कि हाँ, उसी ने ये कत्ल किया है, लेकिन उसने एक हिटमैन के साथ मिलकर किया। उसने हिटमैन का नाम भी बताया। अब पुलिस ने जब फिर उस हिटमैन के ज़रिए पता करने की कोशिश की कि वो हिटमैन कौन था, तो लगा कि फिर ये कहानी झूठ बोल रहा है। कुछ देर के बाद फिर वो अपना बयान बदल देता है, फिर एक्सेप्ट करता है कि नहीं, अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों को मैंने ही गोली मारी है, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं मैंने क्यों मारी। पूछा गया, कहा मुझे सच में नहीं पता है। मैं उस घर में था, रात को सो रहा था। हाँ, मैं शाम को बाहर गया था, ड्रिंक करके आया था, और उसके बाद अचानक मेरे दिमाग में किसी ने आकर दस्तक दी और मुझसे कहा कि वहाँ रिवॉल्वर पड़ा हुआ है, रिवॉल्वर उठाओ, राइफल उठाओ और सबको गोली मार दो। और मैं जो भी कह रहा था, शायद मैं उसके हुक्म बजा रहा था, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, और ऐसा लगा कि मुझसे कोई ये सारी चीज़ें करवाना चाहता, कोई ऐसी ताकत है। तो मैं उठा, मैंने राइफल उठाई, सबसे पहले अपने बाप को मारा, फिर माँ को मारा, इसके बाद 4 भाई बहन जो सो रहे थे उनको मारा। मारने के बाद तक मुझे एहसास नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन उसके बाद जब सुबह के करीब 6 सवा 6 बजे, तो मैंने जब देखा और मुझे यादें आई वो सारी कि मैंने कुछ शायद गोली चलाई है। फिर मैंने देखा कि हर तरफ लाशें हैं, तो बोला ये मैंने क्या कर दिया। मैं घबरा गया और इसलिए भाग कर बाहर तक गया, अपने दोस्तों को बताया, दोस्त है। अब पुलिस को बयान दे रहा, पुलिस समझ नहीं आ रही कि उसके इस बयान का करे क्या, क्योंकि वो कह रहा कत्ल किया है, लेकिन मैंने अपने होशो हवास में नहीं किया, किसी ने मुझसे ज़बरदस्ती कराई। घर में कोई एंट्री नहीं, हिटमैन के कोई सबूत नहीं, तो क्या कोई आत्मा, कोई भूत। अब पुलिस इन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं। खैर, इसके बाद पुलिस ने रोनेल को अपने ही माँ बाप और भाई बहनों के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया, और इसके बाद 14 अक्टूबर 1975 को ट्रायल शुरू हुआ। जब ट्रायल शुरू हुआ तो कोर्ट में रोनेल ने फिर यही कहानी सुनाई। उसने कहा कि हाँ, मैंने ये कत्ल किए हैं, 6 कत्ल किए हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। इसका जिम्मेदार वो अननोन ताकत है जिसने मेरे दिमाग में दाखिल होकर मुझसे कत्ल करवाया। वो कौन है मैं नहीं जानता। अब अदालत भी कंफ्यूज। रोनेल के इस डिफेंस को उसके वकील ने उठाया। उसने कहा कि हमारा मुवक्किल जो है वो ये नहीं कह रहा कि उसने कत्ल नहीं किया, लेकिन किसी के दबाव में, किसी के प्रभाव में उसने ये तमाम गुनाह किए, तो इसलिए उसको देखते हुए उसके साथ रियायत और मुरब्बत बरती जाए। अब अदालत को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या करे। अदालत ने अब रोनेल के पूरे
कुंडली को खंगालने का फैसला किया। तो पता चला कि वो अक्सर अपने पिता से लड़ता भी था, शराब भी पीता था, बड़ा हो गया लेकिन नौकरी भी नहीं करता था, और कई बार पिता से लड़ाई हुई तो माँ बाप को धमकी भी देता था। ये सारी चीज़ें उसके कैरेक्टर को दर्शा रही थी। मुकदमा चलता रहा और आखिरकार 21 नवंबर 1975 को 21 नवंबर 1975 यानी अक्टूबर में ट्रायल शुरू हुआ और सिर्फ एक महीने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत ने अपना फैसला सुनाया और उसमें रोनाल्डो को गिल्टी माना और कहा कि रोनाल्डो ने जो भी किया उसने होशो हवास में किया है। भूत प्रेत की कहानी सिर्फ वर्गलाने के लिए, बहकाने के लिए, क्योंकि उसका पास्ट भी ऐसा है कि थोड़ा वो वायलेंट था और उसने कत्ल किया है। तो अदालत ने रोनाल्डो को 6 कत्ल के लिए जिम्मेदार माना और हर कत्ल के लिए उसे लाइफ इम्प्रिजमेंट यानी उम्र कैद 25 साल की सज़ा सुनाई। तो अब 6 उम्र कैद यानी 6 25 साल, टोटल मिलाकर करीब 150 साल हो गए, सज़ा हो गई। उसको जेल भेज दिया गया। वक्त बीता, करीब 10 से 11 साल बीत गए। 10 से 11 साल के बाद एक इंटरव्यू दिया रोनाल्डो ने और उस इंटरव्यू में उसने कहा कि ये जो कत्ल था ये मैंने असल में नहीं किए। ये कत्ल सबसे पहले उस रात हुआ ये कि 13 नवंबर 1974 को जो मेरी बड़ी बहन थी उसने पिता को गोली मारी, अपने फादर को। जब गोली मारी तो मदर ने देख लिया। इसके बाद फिर मदर ने बाकी तमाम बच्चों को गोली मार दी। तो इस तरीके से पहले बहन ने कत्ल किया, फिर माँ ने सबके कत्ल किए और मैं अपने माँ के ख़िलाफ़ जा नहीं सकता था और इसीलिए मैंने इन सारे कत्ल का इल्ज़ाम अपने ऊपर लिया। अब ये कहानी उसने सुनाई तो लोगों को लगा कि ये भी हो सकता है, लेकिन फिर बाद में इस कहानी से भी पलट गया। तो वक्त बेवक्त वो अलग अलग दलीलें देने लगा। एक वक्त उसने कहा कि मेरी शादी हो चुकी थी और मैं बाहर रह रहा था, घर वालों को पता नहीं थी। फिर मेरा झगड़ा हुआ लेकिन मैंने कत्ल नहीं किया। जिस दिन ये कत्ल हुआ उस दिन मैं अपने साले के साथ था। ये भी पता चला कि हाँ साले के साथ था लेकिन रात को नहीं था, वो भी झूठ बात निकली। फिर उसने ये भी कहा कि अगर मैं कत्ल करूं तो उसका मोटिव तो होना चाहिए और लास्ट तक अदालत मोटिव क्लियर नहीं कर पाई, न वकील न अदालत। एक ये उठा कि उसके फादर ने एक इंश्योरेंस करा रखा था तो उसके लिए कत्ल किया। तो उसने कहा कि मैं इंश्योरेंस के लिए कत्ल क्यों करूंगा जबकि मैं जानता हूं कि सीधा शक मेरे ऊपर आएगा। तो ये भी झूठ है। तो कुल मिलाकर वो अलग अलग कहानियां बताता रहा लेकिन सज़ा हो चुकी थी। वो इसी हिसाब से अपनी सज़ा भुगतता रहा। 69 ईयर की जब उसकी एज हुई, 69 साल की, और ये पिछले साल की बात है, 12 मार्च 2021, 12 मार्च 2021, 69 साल की एज में, 23 साल की एज में वो पकड़ा गया था। उसकी मौत हो गई जेल में सज़ा काटते हुए। ये एल्बेनी मेडिकल सेंटर, वहाँ पे ये था, बीमार हुआ और रोनाल्डो की डेथ हो गई। तो 69 साल हो गए लेकिन इस 112 ओशन एवेन्यू के अमेटी विले हाउस में 13 नवंबर 1974 को ये कत्ल किस हालात में हुए, रोनाल्डो ने क्यों किया, ये एक राज और पहेली बनी रही। ये तो कहानी का एक पहलू है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। 13 नवंबर 1974 को ये इंसिडेंट हुआ। इसके बाद करीब अगले 1 साल तक ये अमेठी विले खाली रहा। जज ने अपने उसमें यह भी कहा था कि शहर का ये अब तक का सबसे खूंखार क्राइम है। एक ही फैमिली के 6 लोगों का कत्ल। तो हर जगह में, अखबारों में, तमाम जगहों पे ये खबरें थी और ये अमेठी विले जो है काफ़ी वहाँ पे उस वक्त कुख्यात या पॉपुलर आप कहें वो हो गया। लोग दूर दूर से देखने आते थे कि ये वो घर है जिसमें एक बेटे ने अपने माँ बाप और 4 भाई बहनों का कत्ल किया है। तो इस इंसिडेंट के बाद 1 साल तक ये घर खाली रहा। अब उसके बाद ज़्यादातर खाली तो रह नहीं सकता था। तो फिर ये हुआ कि इंसिडेंट के साथ ये घर जुड़ गया। घर को शापित माने जाना लगा कि मनहूस है, यहाँ कुछ है। तो ऐसे हालात में आमतौर पे घर के रेट गिर जाते हैं। तो इस घर का भी जो है रेट गिर गया। एक फैमिली थी जॉर्ज और कैथलीन की, इनके 3 बच्चे थे। तो जॉर्ज ने जब देखा कि 1 साल हो गया है और फिर पता चला ऐड से कि इस घर की कीमत $80,000 है। 4000 स्क्वायर फीट या उससे ज़्यादा का ये घर था। 5 बेडरूम, स्विमिंग पूल, एक बोट हाउस
और इतना बड़ा इस घर की कीमत $80,000 1975 में। जॉर्ज को लगा बहुत सस्ता और उसने ख़रीद लिया। अब साल भर के बाद जॉर्ज, उसकी बीवी कैथलीन और 3 बच्चे इस घर में आकर रहने लगे। अब तक ये घर सिर्फ इसलिए जाना जाता था कि यहाँ पे 6 कत्ल हुए थे, लेकिन इस घर को पूरे अमेरिका में कुख्यात विख्यात या मशहूर जो भी कहें आप, जॉर्ज और कैथलीन ने कर दिया। हुआ ये कि ये लोग आकर रहने लगे यहाँ पर 1975 में। दिसंबर 1975 में उन्होंने ये घर खरीदा था। घर खरीदने के बाद कुछ दिन तो ठीक था, लेकिन फिर अचानक इन्हें घर के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें आने लगी। कभी कभी ऐसा होता कि बाहर में पत्ते भी नहीं हिल रहे, घर के अंदर ठंडी हवाएं चल रही हैं। ठंड का महीना मौसम, उसमें इन्होंने बोन फायर किया तो कई बार आग की लपटों, आग की शोलों में इन्हें बच्चे की शक्ल का तस्वीर और चेहरा दिख रहा है। कई बार कुत्ते जो है वो, उनका जो कुत्ता था वो अजीब अजीब तरीके से भौंकने लगे। रात को दरवाज़ा ये लोग बंद करके सोएं और दरवाज़ा अपने आप खुल जाए। तो ये सारी चीज़ें वो होने लगी जो इन्हें बड़ी अजीब अजीब सी, मतलब, और सबसे इसमें अजीब ये था कि जॉर्ज हर रात को ठीक 3:15 पर, उसने बाकायदा अपने इंटरव्यू में हर जगह कहा, चाहे वो कितना थका हो, उसने ड्रिंक की हो, और पहले उसकी आदत नहीं थी ऐसे इस घर में आने के बाद अमेठी विले से, जैसे ही 3:15 हो सुबह के 3:15 AM, जॉर्ज की आंख अपने आप खुल जाती, और जब आंख खुलती तो उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई देती। बाद में उसे पता चला फिर कि वही टाइम है 3:15 सुबह के, जब रोनेल ने अपने घर वालों का कत्लेआम किया था। तो ठीक 3:15 पे उसने ये कत्ल किया था, और हर रात इस घर में आने के बाद 3:15 पे ही आंख खुल जाती थी जॉर्ज की। ये परिवार किसी तरह से इस डर और दहशत के साए में इस घर में रहा कुछ वक्त तक, और उसके बाद फिर लगा कि यहाँ कुछ ना कुछ है, अजीब अजीब हरकतें होती हैं और बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं। कई बार उन्होंने ये भी देखा कि उनके जो 3 बच्चे हैं ठीक उसी तरह सो रहे हैं जिस तरीके से रोनेल के भाई बहनों की लाशें मिली थी, सेम पोजीशन। ये सारी चीज़ें देखकर दोनों घबरा गए, और फिर उन्होंने फैसला किया कि यहाँ रह नहीं सकते, कुछ हो जाएगा, और उन्होंने सिर्फ 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर इस अमेठी विले को खाली कर दिया, वहाँ से चले गए। इसके बाद अमेठी विले खाली रहा। फिर ये कहानियाँ और मशहूर हो गई, इसके ऊपर फिर किताब भी आ गई, किताब लिखी गई, फिल्म भी बनी, तो ये और वो होता गया। बाद में फिर अलग अलग कई और मकान मालिक आए, लेकिन कुछ कुछ वक्त के बाद खाली कर दिया। जिस 80,000 को में ख़रीदा था जॉर्ज ने 1975 में, आखिरी बार ये एंटी विले 2017 में बिका है, यानी कि 5 साल पहले, और इसको ख़रीदा है करीब $6 लाख, मतलब 80,000 और कहाँ आप $6 लाख, $6 लाख में इसे ख़रीदा है। और इसको ख़रीदने वाला कोई एक सिंगर है शायद, उन्होंने ख़रीदा है। इससे पहले और भी कई लोगों ने इसे ख़रीदा था, लेकिन अब इसकी कीमत करीब $6 लाख है, 80,000 वाली जो करीब थी वो, और अब इसमें लोग रह रहे हैं। तो अलग अलग वक्त में अलग अलग लोगों की कहानियाँ हैं इस घर को लेकर, एंटी विले, इसको अमेठी विले को लेकर। लोग छोड़ते गए, आते गए, लेकिन अब उस घर में जो 6 कत्ल हुए, जिसने कत्ल किया वो भी मारा गया, तो पूरी फैमिली एक तरह से रोनेल की ख़त्म हो गई, साथ के साथ लोग। लेकिन ये घर अब भी ज़िंदा है। अब लोगों के टूरिस्ट का ये एक तरह से बहुत बड़ा सेंटर है। बहुत सारे ऐसे जो भूत प्रेत, उनकी बातों, उनको कैद करने में कैमरे पर यकीन रखते हैं, ये लोग वहाँ जा कर रात रात भर रुके रहे। कई ने दावा किया कि उन्हें रात में उनके कैमरे में उस रोनेल फैमिली के एक बच्चे की तस्वीर रात को कैद हुई कमरे के अंदर से निकलते हुए। तो अलग अलग इसकी कहानियाँ हैं, इसी को लेकर किताब छपी, इसी को लेकर फिल्म बनी। लेकिन ये घर अपनी जगह आज भी कायम है। अब इसकी कीमत बढ़ गई है, और अमेठी विले आज भी लोग जब वो इधर से गुजरते हैं और जो वहाँ रहते हैं, एक बार इस घर के दर्शन ज़रूर करते हैं। तो ये थी कहानी। लेकिन एक सच जो आज भी राज है जिस पर, वो ये कि वाकई रोनेल ने उस रात जो कुछ किया था वो किसी के दबाव में किया था, क्योंकि मोटिव क्लियर नहीं हुआ। उससे पहले शाम तक की और 1-2 दिन पहले तक की सारी कड़ियों को जोड़ने की पुलिस ने कोशिश की, डिटेक्टिव ने कोशिश की, तो ये भी पता चला कि ऐसा 2 दिनों में कुछ नहीं हुआ था इतना बड़ा
जिससे रोनाल्ड को बहुत गुस्सा होना चाहिए था और उस गुस्से में वो ये कत्लेआम करे। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई, बड़ा नॉर्मल डे था। वो हमेशा बाहर जाता था, बाहर से पी कर आया था, सो भी गया था और फिर रात को उठा और उसने अचानक गोलियां चलानी शुरू कर दी। पैसों को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर कोई ऐसी चीज़ प्रूफ आई नहीं। तो फिर बात वही आती कि क्या सचमुच उस घर में ऐसा कुछ था जिसने रोनाल्ड से ये ज़बरदस्ती और जबरन कत्ल कराया? इस सवाल का जवाब कहीं नहीं है। तो ये थी कहानी उस रहस्यमय घर की। अब कहानी का सिलसिला खत्म करो।